हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? वेलकम यू ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं रवि रोशन आप सबों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो चुका है, जारी हो चुका है, लेकिन साइट पे ओवरलोड के कारण रिज़ल्ट अभी खुल नहीं रहा है। तो जिन बच्चों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जिन लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया और जो लोग रिज़ल्ट देखने वाले हैं, उन दोनों को बेस्ट विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो गाइज़, आज के इस अकाउंटिंग क्लास में हम अपने सेकेंड चैप्टर को फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो था थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। एंड दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गॉट इट? तो आइए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक और कमेंट जो है करें। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को, ताकि आपके नियर एंड डियर भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और चूँकि रिज़ल्ट आ चुका है तो मेक इट हरी, अब और ज़्यादा देरी नहीं करनी है, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। इसके अलावा आप हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो गाइज़, ये अकाउंटिंग की क्लास है और अकाउंटेंसी के इस क्लास में थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनीशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आज का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डेफिनीशन के बाद हम आज डिस्कस करेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसकी क्या ज़रूरत है। फिर हम बात करेंगे इसके बेनिफिट की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। फिर हम वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर्स के द्वारा इशू किए गए हैं उसकी बात करेंगे। और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाई IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक, तो आइए अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं बिना डिले किए। और सबसे पहले हम देखते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड को, जहां हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ एन ऑथेंटिक स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, ठीक है, जिसे पहले ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया था आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। वी कैन से दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स provide a set of standard accounting policy, valuation norms and disclosure requirement। मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं ये एक तरह के ऑथेंटिक स्टेटमेंट होते हैं, जेन्युइन स्टेटमेंट होते हैं, जो इशूड किए जाते हैं किसके द्वारा? ICAI के द्वारा, जो एक प्रोफेशनल बॉडी है हमारे भारत देश में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये प्रोवाइड क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखते हैं। वैल्यूएशन नॉर्म्स की किन चीज़ को कैसे वैल्यूएट करना है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और बाकी के जो भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हैं उनकी बातें ये करता है। तो ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हो। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो नीड में यहाँ लिखा है अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स द वेरियस इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक, लिखा है कि अकाउंटिंग जो है, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कि अकाउंटिंग जो है अपने सारे रिकॉर्ड्स को कर लेने के बाद अपने वेरियस यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो करवाता है तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो। यूनिफॉर्मिटी का हिंदी मतलब होता है एक रूपता हो। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करके बनाया गया, कोई डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करके बनाया गया हो, कोई IFRS को फॉलो करता हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा कॉमर्स के मिनिस्ट्री हैं उनको फॉलो करता हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनमें अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वही बात यहाँ लिखी गई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। और अगला स्लाइड जो है हमारा, वो हमें बता रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला बेनिफिट है इसका, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। मतलब अभी अभी मैंने कहा कि एक रूपता लाता है,
एकरूपता लाता है तो क्या अलग करता है, वेरिएशन दूर करता है। तो वही लिखा है कि ये जो है वेरिएशन को दूर करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में जो वेरिएशन हो जाते हैं उसको दूर करने का काम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में 4-5 इंस्टीट्यूशन हैं तो चारों पाँचों के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलग अलग तरीके से रखे जाएंगे, उनका डबल एंट्री सिस्टम होगा, उनका ट्रिपल एंट्री सिस्टम होगा, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। ठीक, इट इज़ ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, मानक। मतलब जो पहले से एक निर्धारित की गई रेगुलेशन है, रूल है, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक, तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही होता है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेटिबली बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज़। इंटर कंपनीज़ और इंट्रा कंपनीज़ क्या हुए, तो जो सेम कैटेगरीज़ की कंपनी हैं, जैसे हम जैसी कंपनी हैं, उनको हम इंटर कंपनीज़ बोलेंगे। जो अपना बिज़नेस काफ़ी एक्सपेंड कर चुकी हैं या हम किसी और मायने में उसको अलग पाते हैं तो उसको हम इंट्रा कंपनीज़ कहेंगे। ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये क्या करता है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत रखा गया है तो फिर ये इंटर और इंट्रा कंपनी के बीच कंपैरेटिवली हम जब उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ ये हमारी मदद करता है। आगे बात समझ में। चलिए तीसरा पॉइंट है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल for disclosure of certain information which may not be required by law but such information might be useful for general public, creditors and investment। अकाउंटिंग की ये एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव होती है कि ये अपने रिकॉर्ड्स के बारे में अपने यूज़र्स को बताता है, उन्हें कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं ये डिस्क्लोज़र ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसी निश्चित जानकारियाँ जो लॉ ने मैंडेटरी नहीं कर रखी है। लॉ ने कहा कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी इशू करे या कोई फर्म इशू करे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हम कुछ ऐसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, हम कुछ ऐसे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज़ करवाते हैं जो लॉ ने तो मैंडेटरी नहीं कर रखा है, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो जनरल पब्लिक हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, मतलब मोटे तौर पे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार है। ठीक, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी मदद करता है। तो ये थे हमारे बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अब हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या है। तो पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैंट ओवरराइड द स्टेटस। स्टेटस का मतलब स्थिति। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसी भी एंटिटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, ये उससे उसको गेट रिड ऑफ नहीं करवा सकता, निजात नहीं दिलवा सकता। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेट। तो यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उस एंटिटी की, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की दैट टाइम, उस समय जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस समय जो उसकी स्थिति है, स्टेटस है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के एम्बिट में, एम्बिट मतलब घेरा, उसी के घेरे में इसको बनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीमा है कि ये स्टेटस को ओवरराइड नहीं कर पाता है। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसमें कई अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक, तो कई अल्टरनेटिव्स के बीच में चॉइस करना कि कौन सा हम चुनें, हमारे फर्म के लिए कौन सा ठीक रहेगा, ये थोड़ी सी मुश्किल काम है। तो इसीलिए कहा गया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसे एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वही लिखा है डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, और ये है हमारा सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड नाउ वी हैव द थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फॉल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सॉरी, आप सब यहाँ स्टैंड लिखा है, उसको स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ लिखा है कि अकाउंटिंग जो है स्टैंडर्ड हैं ये फेल हो जाता है। कहाँ पे फेल हो जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाता। उनके, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग वहाँ ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, ये रिजिड होता है। तो इसीलिए ये इसकी सीमाएं हैं, और ये 3 सीमाएं थी इसकी जो हम लोगों ने पढ़ ली। और अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, उपयोगिता कहाँ कहाँ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ओके, तो एक्सेप्ट द एनटीओ। एनटीओ का फुल फॉर्म मैंने आपको एक बार और बताया था, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कॉलेजेस आते हैं, पार्क आते हैं, कोई गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन वो आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्सेप्ट द एनटीओ और प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी तरह से दानार्थ संस्थाएं हैं,
जो दान और चंदे से चलती हैं, वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। तो उनके अलावा कौन करता है भाई? तो जितने भी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी में लगे हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सबके सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अब कौन कौन आता है तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। पहला है सोल ऑनरशिप यूनिट। सोल मतलब एकाकी, सिंगल। तो सोल ऑनरशिप यूनिट का मतलब कि वैसे बिजनेस एंटिटी जिसके एकमात्र स्वामी हो। दूसरा है सोसाइटीज़ में भी एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी अप्लाई होता है ये। फिर HUF जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ बोलते हैं, हिंदू संयुक्त परिवार, वहाँ भी ये लागू होता है। ट्रस्ट पे भी लागू होता है। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, कंपनीज़ पे और पर्सन्स के जो एसोसिएशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में 10 लोगों का एक समूह है जिन्होंने मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना लिया, और उस एसोसिएशन का काम क्या है? तो उस एसोसिएशन का काम है लोगों से कुछ मेंबरशिप फ़ी लेके उसको जमा करना, और इसके बदले में लोगों को लोन की फैसिलिटी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये था एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का। तो यहाँ हमने देखा कि एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। और अब हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम शॉर्ट में AS बोलते हैं, इसे दो ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू करती हैं। पहला जो है वो IFRS, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। तो ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम 2 हेड में पढ़ेंगे। दोनों में कहीं कहीं काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और दोनों में काफ़ी डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, दोनों अलग अलग भी हैं। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के द्वारा जो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं, उसमें पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो बताता है कि हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे डिस्क्लोज़ करना है और कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्क्लोज़ करते समय कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है बतानी है। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ओर, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यहाँ बताता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ हिंदी स्टॉक को हम बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यूएशन होती है, स्टॉक की भी वैल्यूएशन होती है। मार्केट प्राइस उसका क्या है, एट प्रेजेंट हमारे पास उसकी परचेजिंग प्राइस क्या है, हमारी कॉस्टिंग क्या है, तो इसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होती है। तो वही लिखा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के क्या क्या रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मेंशन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, और ये सारी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो कंटीजेंसी का मतलब होता है जो अकस्मात कोई चीज़ हो जाती है, अकस्मात जो कोई घटना घट जाती है। जैसे गवर्नमेंट का कॉन्टीजेंट फंड जो होता है तो वो कब यूज़ किया जाता है? तो जब वो बाढ़ आती है, जब सुखाड़ आता है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी फंड्स रिलीज़ किए होंगे वो सब हमारे कॉन्टीजेंसी फंड से रिलीज़ हुआ। ठीक, तो इसी तरीके से कॉन्टीजेंसी और बैलेंस शीट बना लेने के बाद जो इस तरह के कॉन्टीजेंसी होते हैं या किसी तरह की कोई घटना घटित होती है, इवेंट होता है, वो हम कैसे मेंशन करें, इसकी बात की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 AS5 जो है वो बताता है नेट प्रॉफिट और लॉस किसी खास पीरियड के लिए। ठीक, और इसमें प्रायर पीरियड आइटम जो चेंज होने वाले हैं वो क्या हैं, इसके बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डिप्रिसिएशन की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 या 7 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने कम को मेंशन किया है यहाँ, कम ही को बताया है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता वीडियो और काफ़ी बोरिंग भी होता, आप लोग शायद सुन नहीं पाते। तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम आप लोग जल्द से जल्द डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में जाके अपने नंबर को मेंशन कर दें, अपना नाम लिख दें, ताकि मैं उस ग्रुप से आपको जोड़ सकूँ और फिर आपको PDF लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, जहाँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरपूर PDF आपको मिल जाएंगे। उससे आप क्वेश्चन तैयार कर लेना, उससे आप नोट्स बना लेना, तो इस तरीके से वो आपको काफ़ी मददगार होगा। ठीक, तो यहाँ हमने 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंशन किया है, बाकी के लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया। चलिए अब हम बात कर लें IFRS ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, मैं भी भूल रहा हूँ इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं, उसमें पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सेम है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वहाँ क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ भी सेम है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है इन्वेंट्रीज़ का वैल्यूएशन, वहाँ भी था, यहाँ भी है। 7th है, वहाँ 3rd था, यहाँ 7th है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में
अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात की गई है कि क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं, कैसे इसे रखना है, कैसे अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करना है, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। और साथ ही एस्टिमेशन और एरर्स जो होते हैं, एस्टिमेशन में जो गलतियां होती हैं, जो चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने स्टॉक को एस्टिमेट किया कि अभी हमारा स्टॉक जो है 50,000 है। अचानक क्या हुआ कि मार्केट में उस स्टॉक की कीमत जो है बढ़ गई, किसी कारण से मार्केट में स्टॉक की कीमत बढ़ गई और आज वो हो गया 60,000। तो इसी को हम बोलते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, ठीक। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन और एरर्स को क्या है, ये इनके बारे में बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। AS 10 जो है वो इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जैसा कि पीछे भी था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो बैलेंस शीट बन जाने के बाद जो इवेंट हो जाया करते हैं उनकी बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बात करता है इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स किस तरीके से कितने पे और क्या रूल्स हैं उसको कैसे फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों की बात करता है। तो ये वेरियस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब इन पूरे वीडियोज़ का नोट्स बना लेंगे और आगे और सारे नोट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लें और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो को देखें पूरे पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि आप गाना सुन रहे हैं, गानों को स्किप कर दिए और फिर मूवी सिर्फ देखना। आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, भले ही अभी थोड़ी सी बोर्डम फील होगी आपको क्योंकि थियरी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यही थियरी आपके प्रैक्टिकल का बेस बनेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द थियरीज विद ग्रेट कंसंट्रेशन, ओके। तो आपको क्या करना है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे थियरीज़ को समझना है, नोट्स बनाना है, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कमेंट, लाइक, रुकना नहीं चाहिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।